अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं सियाह मुनसिफ असकलम मिशाल राना की किस्त नंबर 3। किस्त को मुकम्मल देखें और आने वाली किस्तों और ऐसे मज़ीद नॉवेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सुबह फजर की नमाज के बाद जिब्राइल घर पर ही मौजूद था। सहरिश किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। सफ़ेद कोट वही सोफे पे पड़ा था। जिब्राइल को अचानक अपने चचा की कॉल मौसूल हुई। उसे याद आया कि उसने अभी तक उन्हें शादी की इत्तला नहीं दी। आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ उसने फ़ोन उठाया। हेलो। बस ठीक है। तुम तो अपने चचा को भूल ही गए हो। पहला जुमला ही शिकवा था। चचा, वो दरअसल मैं थोड़ा मसरूफ़ था। कैसी मसरूफियत थी भला? वो मुझे याद आया, मैंने आपको एक खुशखबरी देनी थी। मैंने शादी कर ली है। बड़े अजीब अंदाज में जैसे बम गिराया गया। अच्छा, मुबारक। क्या तुम सच कह रहे हो? जी। कान की लो सुर्ख हुई। तुमने मुझे शरीक तो दूर की बात, इत्तला भी नहीं दी। वो बात इतनी सादा नहीं है चचू। फिर क्या बात है? गुस्से से कहा गया। जिब्रील ने गहरी सांस लेते हुए सारा मामला उन्हें सुना दिया। तो फिर भी बहुत वक्त था। मैं पाकिस्तान आ सकता था, तुम मुझे बता सकते थे। आप परेशान हो जाते। जिब्रील ने किचन में सहरिश को फोन पकड़ाया। चचू हैं, बात करो। शायद बहू से बात करने से गुस्सा कम हो जाए। सहरिश ने कांपते लहजे से सलाम किया। आगे से बहुत खुशगवार अंदाज में जवाब आया, जिसने उसे इत्मीनान दिया। थोड़ी बहुत बात के बाद जिब्रील वापस कमरे में आ गया। उन्हें बाकी हालात से आगाह करने के बाद जब वो लाउंज में आया तो सामने के मंजर ने उसका गुस्सा दिलाने में कोई कसर न छोड़ी थी। विलियम किचन में बैठा नाश्ता कर रहा था। अजीब रोज उठाते हो, मेरी बीवी तुम्हारी खानसामा है? जिब्रील ने सख्त लहजे में कहा। भाभी इतनी स्वीट हैं, मैं तो तुमसे मिलने आया था, उन्होंने नाश्ते का कह दिया। जिब्राइल ने उसे नज़रअंदाज किया और सहरिश से बात करने लगा। मैं थोड़े काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम का खाना बाहर करेंगे तो कुछ बनाना मत, ठीक है? वजदान खाने में मसरूफ़ तबसरा करने लगा। हम बस मुझे शुगर हो जाएंगी, और आज इतवार है, कौन सा काम है? नई नई शादी हुई है, तुम्हें चाहिए कि... उसकी बात उसके मुंह में ही रह गई। अगले ही लम्हे उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद हुआ। एक हाथ में अंडा ब्रेड की प्लेट और दूसरे में दूध का ग्लास था। ऐसे मेहमानों की ऐसी ही खातिर तवाज़ु की जाती है। सहरिश लगातार हंस रही थी। उसने घूरने का नाटक किया, लेकिन नाकाम रहा। जिब्राइल। जिब्राइल किसी जगह खड़ा किसी से कोई बात कर रहा था। वो शायद कोई दफ्तर था। सामने बैठा बंदे ने उसकी बात सुनकर अपना हाथ कीबोर्ड पर चलाना शुरू कर दिया। उसके दोनों हाथ मसरूफ थे। एक तरफ उसे सहरिश के वालिद को ढूंढना था, दूसरी तरफ उसे कातिल का पता लगाना था। शाम ढल रही थी। जहां एक तरफ जिब्राइल अपने काम में मसरूफ था, दूसरी तरफ एक सयाह हवाला एक सुनसान सड़क पर खड़ा था। उसके सामने ऊंचा दरख्त था जिसको वो बहुत गौर से देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसने दरख्त की चढ़ाई शुरू की। उसकी एक मजबूत टहनी को पकड़ने के बाद उसने ऊपर हाथ मारा और कोई चीज़ उसके हाथ में आ गई। फुर्ती से दरख्त से उतरता वो जेबों में हाथ उड़सता आगे निकल गया। एक दुकान में दाखिल होते इसने अपनी बंद मुट्ठी सामने मेज पर रखी। अपने काम में मसरूफ आदमी ने सर उठाकर इसे देखा। वो एक बटन नुमा चीज थी। मुझे इसके अंदर का सारा डेटा एक यूएसबी में ट्रांसफर करके दो। इस आदमी ने स्याह लिबास में मलबूस शख्स को ऊपर से नीचे तक मशकूक नजरों से देखा और हामी भर दी। थोड़ी देर में इसने एक यूएसबी मेज पर रखी। उस स्याह लिबास वाले ने खामोशी से वो यूएसबी उठा ली। कुछ नोट सामने रखता वो निकलने को पलटा ही था कि एक तरफ पड़ी एक चीज ने उसका ध्यान अपनी तरफ किया। वो इसके करीब गया। सुनो, ये क्या है? हाथ में एक छोटी सी चिप की तरह दिखने वाली अशिया का वो बहुत बारीकी से जायजा ले रहा था। जनाब, ये नया आया है। इसको हमने देखना है कि ये काम कैसा करता है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? वो जैसे ये एक छोटा बटन की तरह दिखने वाली चीज़ हाथों में लाते हुए हम कैमरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे आवाज़ नहीं सुन सकते। इससे हम आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन काम जारी है। इस पर हम काम कर रहे हैं कि दोनों को इस तरीके से बनाएं कि आवाज़ भी आए और तस्वीर भी। मुझे ये भी चाहिए। अभी इसको फरोख्त नहीं कर रहे। इसका तेवर देखता वो डर गया था। लेकिन आप अपनी मालूमात दे दें, मैं आपके घर सबसे पहले इसका तैयार शुदा नुस्खा पहुंचा दूंगा। अज़राइल, इस नंबर पर मुझसे राब्ता करना, कहते वो बाहर को चला गया। बहुत ही अजीब सी तवानाई थी। उसका पेशा ऐसा था कि उसके पास हर तरह के लोग आते थे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे।
لیکن اس شخص سے اسے عجیب سی وحشت محسوس ہوئی تھی۔ 2 دن مزید ایسے گزر گئے۔ جبرائیل معلومات اکٹھا کرنے میں انتہائی مصروف تھا۔ آج وہ وجدان کے ساتھ اسی جگہ موجود تھا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس جگہ کو پوری طرح بند کر دیا گیا تھا، کوئی بھی عام انسان یہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وجدان، تم نے سنا ہوگا کہ قاتل قتل کے بعد قتل گاہ میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے۔ ہاں پتہ ہے، ثبوت مٹانے کے لیے، لیکن پچھلی بار اچھی طرح دیکھا تھا، کوئی ثبوت نہیں ہے یہاں پر جو ہمیں اس تک رسائی دے۔ یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بات ہمیں پتا ہے کہ کوئی ثبوت اس تک کی رسائی نہیں دے گا، اسے نہیں۔ کمال ہے، یعنی ہم بے وقوفوں کی طرح یہاں اس کا انتظار کریں؟ دماغ ٹھیک ہے؟ تمہارا اپنا خراب ہے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس نے ثبوت مٹاتے مٹاتے کوئی ثبوت چھوڑ دیا ہو۔ اچھا، اس لیے تم 2 دن تک اس جگہ سے دور رہے ہو۔ دونوں کام میں لگ گئے، باریکی سے ہر ایک چیز کا جائزہ لیتے ہوئے اچانک سے وجدان نے اسے آواز دی، جبریل ادھر آؤ۔ جبریل سیدھا ہوا اور اس کے قریب گیا۔ کیا ہوا؟ اس کے دستانے پہنے ہاتھوں میں ایک چھوٹا بال کا ٹکڑا تھا۔ یہ بال کسی افسر کا بھی ہو سکتا ہے اور قاتل کا بھی۔ جبرائیل سوچتا ہوا آگے بولنے لگا، ایسا کرو، جو افسر یہاں پر آیا تھا اور گیا ہے اس کی فہرست بناؤ، پھر ان سب کا ڈی این اے اس بال سے میچ کرو۔ وجدان کو کام ضرورت سے زیادہ لمبا لگا۔ ان افسران کی فہرست میں سے جن کے بال اس سے مشابہت رکھتے ہوں ان کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، تسلی کے لیے، اور ایسے ڈی این اے لانا کہ ان کو علم نہ ہو، وہ میں کیسے کروں گا؟ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں، جبرائیل نے ہاتھ جھلاتے ہوئے کہا۔ واپسی کے راستے میں دونوں کو مٹی میں لت پت کوئی چیز ملی۔ وجدان نے اسے اٹھا لیا۔ یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ وہ دونوں اپنی جیپ میں جا بیٹھے۔ ابھی یہ الجھی گتھی سلجھ رہی تھی، وجدان گاڑی چلا رہا تھا۔ جبرائیل، یہ وہی ہسپتال کا کارڈ ہے جس میں تم ٹھہرے تھے؟ جبرائیل نے چونک کر اس کے ہاتھ سے کارڈ جھپٹا۔ یار کیا کر رہے ہو؟ وجدان نے سٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی کارڈ ہے۔ جبرائیل کے فون پر بیپ ہوئی۔ اس نے فون نکالا تو اس میں فاروق کی ساری معلومات تھیں۔ وہ ایک جینیٹر تھا اسی ہسپتال میں۔ وجدان نے جبرائیل کو دیکھا۔ اور ہمیں وہاں کا ہی ایک کارڈ ملا ہے۔ ہاں دیکھو یہ انویسٹیگیشن ہمیں کہاں تک لے کر جاتی ہے۔ جبرائیل آگے مزید پڑھ رہا تھا اور آخر میں بولنا شروع کیا، یہ کسی نہ کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ یہ ایک جینیٹر کے طور پر اس ہسپتال میں کام کرتا تھا، محض ایک صفائی کرنے والا، لیکن اس کے پاس کافی دولت ہے، 2 کوٹھیاں، 1 گاڑی۔ یہ عام بات نہیں، نہ اسے یہ وراثت میں ملی، نہ کسی اور کام کا ذکر ہے۔ اس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگ زیادہ تر کسی ایسے ہی کام میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ وجدان نے جبرائیل کی طرف دیکھا۔ پھر تو تم بھی؟ جبرائیل نے بیزاری سے اس کو دیکھا۔ میرا وارثان ہے اور میرے بزنس میں شیئرز بھی ہیں۔ بھابی، اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، بھابی بھی اسی ہسپتال میں کام کرتی ہیں نا؟ جبرائیل سیدھا ہو گیا۔ اس کو اس سے دور رکھو، وہ غرایا۔ میں نہیں چاہتا وہ ان سب میں پڑے۔ وجدان خاموش ہو گیا۔ جبرائیل، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، میرا مطلب تھا کہ ان کو شاید اس کے بارے میں کچھ پتا ہو۔ اپنی منزل پر پہنچتے ہوئے اس نے یہ کہا اور ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ دی۔ جبرائیل اٹھا، ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا اور آگے بڑھ گیا، لیکن ذہن ابھی بھی وہیں تھا۔ جبرائیل اچانک اپنے خیالات کی دنیا سے حقیقت میں داخل ہوا۔ وہ اسی ہسپتال کے باہر کھڑا تھا۔ میں یہاں کیسے آ گیا؟ اس نے سر جھٹکا اور فون پر 2 سطروں کا ایک میسج کیا۔ سہرش، میں باہر کھڑا ہوں، جب آپ کی شفٹ پوری ہو جائے تو آ جائیے گا۔ اس نے سیٹ سے ٹیک لگا لی، آنکھیں موند لیں۔ چند منٹوں بعد اس نے کھڑکی کا شیشہ کھٹکتا ہوا محسوس کیا۔ وہ سہرش تھی۔ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ آپ یہاں پر کیوں؟ میں آپ کو لینے آیا تھا، گزر رہا تھا، سوچا ساتھ لے چلوں۔ سہرش خاموشی سے دوسری طرف آئی اور بیٹھ گئی۔ گاڑی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ گھر کا راستہ تو پچھلی والی سڑک پر گزر گیا۔ سہرش نے غیر آرام دہ پہلو بدلا۔ سہرش، میں سوچ رہا تھا آپ کی امی سے ملاتا ہوں، کافی دن ہو گئے ہیں آپ کو ان کو دیکھے ہوئے۔ سہرش کی آنکھوں میں ایک روشنی سی چمکی۔ جی، اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ رات گہری تھی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر پہلے ہی سہرش کی امی سے مل کر گھر لوٹے تھے۔ جبرائیل بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سہرش کا سر اس کے کندھے پر تھا جسے وہ ہاتھ سے سہلا رہا تھا۔ جبرائیل، سہرش نے اسے پکارا۔ آپ کے والیٹ میں میری تصویر کہاں سے آئی؟
اس نے آخرکار وہ سوال پوچھ ہی لیا جو اسے کافی دنوں سے کھٹک رہا تھا۔ جبرائیل نے بے پرواہ انداز میں جواب دیا، آپ کے والد نے دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، یہ میری بیٹی ہے، جان سے بھی عزیز، میرا احسان چکانا چاہتے ہو تو اس کا خیال رکھنا۔ سہرش نے فوراً دوسرا سوال کیا، پھر اسے والیٹ میں کیوں رکھا؟ کیونکہ میری مرضی۔ یہ جواب سہرش کو بالکل پسند نہ آیا۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ محبوب سے اظہار محبت کی طلب تھی اس کی، لیکن محبوب شاید تیار نہ تھا۔ نہیں، اس جواب پر وہ چونک اٹھی۔ دل میں تو تھا کہ شاید وہ دل رکھنے کو ہی ہاں کہہ دے۔ میں آپ کی عزت کرتا تھا۔ سہرش کو سمجھ نہ آئی۔ اب عقیدت کرتا ہوں، اور عقیدت عزت کے بغیر بے معنی ہے۔ سہرش نے پہلا قدم خود بڑھانے کو سوچا، پر مجھے تو ہے، اور بہت پہلے سے ہے۔ جبرائیل کی آنکھیں کھل گئیں، ہاتھ رک گئے۔ محبت، سہرش نے دوبارہ یہ لفظ دہرائے۔ جبرائیل جو ہمیشہ محبت کے معاملے میں ناکام رہا تھا، آج اس لفظ نے اسے واقعی وحشت میں ڈال دیا۔ کیا واقعی کوئی جبرائیل سے محبت کر سکتا ہے؟ اگلی صبح جبریل اپنی جیپ پر وجدان کے ساتھ سوار تھا، ساتھ ہی فون پر ولیم کے ساتھ بات میں مصروف تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، فون رکھو، میں تھوڑی دیر رک کے اگلا کام بتاتا ہوں۔ فون کو سامنے ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے اس نے وجدان کو مخاطب کیا۔ اچھا سنو، وہ آئی ڈی تمہارے پاس ہے نا، وہاں جا کے اس کو اندر رکھنا، ابھی اس کو چھپا رہنے دو۔ وجدان نے کار پارک میں گاڑی ایک جھٹکے میں کھلاتے وقت جبریل کی طرف مڑ کے کہا، کیوں؟ ہمارے پاس ثبوت ہے، ہم اس کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ کے ذریعے جواب اگلوا سکتے ہیں۔ مونگ پھلی کا دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے جبریل نے ہاتھ ہلایا۔ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے کوئی مجرم، اس کی بات منہ میں رہ گئی۔ اچھا، اور تم بائی دا بک پر کب سے چلنے لگے؟ تاش کھیلتے وقت اپنے پتوں کو جتنا کم ظاہر کرو گے اتنا زیادہ جیتنے کا امکان ہوگا، کہتے ہوئے وہ اپنی طرف سے اتر گیا۔ وجدان نے کوٹ سے وہ زپ لاک بیگ نکالا اور اس کو دیکھا۔ گہری سانس لیتا اس نے اس کو ڈیش بورڈ پر رکھ دیا اور گاڑی سے اتر گیا۔ گاڑی لاک کرتا وہ بھی جبریل کا پیچھا ہو لیا۔ جبریل اور وجدان ریسپشن تک گئے اور وہاں کھڑے ایک جوان لڑکے کو مخاطب کیا۔ کرائم انویسٹیگیٹر جبریل اور اسسٹنٹ وجدان، اپنا بیج دکھاتے ہوئے، ڈاکٹر بشیر ہسپتال میں موجود ہیں۔ اس لڑکے نے ان دونوں کو غور سے دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ کی آمد کی وجہ کیا ہے؟ آپ اپوائنٹمنٹ کے بغیر نہیں مل سکتے۔ یہاں ایک جینیٹر تھا، فاروق، وجدان نے تمہید باندھی۔ جی، لیکن وہ کام پر نہیں آ رہا۔ ہاں، وہ قتل ہو گیا ہے، اس معاملے میں اس سے بات کرنی ہے۔ وہ چونکا۔ یہ ہسپتال ان کے نیچے کام کرتا ہے نا؟ جبرائیل نے بات سنبھالی۔ جی، آپ ادھر سے بائیں ہو جائیں، سامنے ہی ان کا کمرہ ہے، اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، وجدان نے کہا، اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے دونوں بشیر صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے۔ خوش آمدید جبرائیل، اب تو آپ کافی صحتیاب لگ رہے ہیں، کیا لیں گے آپ دونوں؟ بشیر صاحب وہی سرجن تھے جنہوں نے ان کا علاج کیا تھا، اور وہی آئی ڈی کارڈ بھی ان کا تھا۔ نہیں شکریہ، بس کام سے آئے ہیں، جبرائیل نے پرتکلف مسکراہٹ سے جواب دیا۔ وجدان نے سوال کرنا شروع کیا، اگر میں پوری گفتگو کو ریکارڈ کروں تو آپ کو مسئلہ تو نہیں؟ بشیر نے نفی میں سر ہلایا۔ فون کو میز پر رکھتے ہوئے وجدان نے سوال پوچھنا شروع کیا، تو مقتول سے آپ کا کیا اور کیسا تعلق تھا؟ میں اسے ہسپتال میں لایا تھا، میرا اس سے بہت اچھا تعلق تھا۔ اس کی موت کی خبر سن کر مجھے افسوس ہوا تھا۔ وہ کب سے یہاں کام کر رہا تھا؟ اب تو 10 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ کیا آپ کی کبھی اس سے کوئی لڑائی ہوئی تھی؟ وہ سیدھا ہوا۔ نہیں، وہ ایک ذمہ دار انسان تھا، اپنا کام وقت پر کرتا تھا، کسی کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کیا اس کا کسی سے کوئی مسئلہ تھا؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ چلیں، شکریہ، اب ہم یہاں عملے سے بھی تھوڑا بہت بات کر لیں۔ جی ضرور، آرام سے کام کریں، مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ جبرائیل نے فون اٹھا لیا۔ یہ آئی ڈی کافی نیا ہے، 10 سال سے زائد کا لحاظ سے۔ نہیں، میرا آئی ڈی گم ہو گیا تھا، یہ نیا بنوایا ہے۔ اچھا، چلیں ہم بھی اپنا کام ختم کرتے ہیں۔ جی بالکل، ویسے بھی یہ سب بس فارمیلٹی ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، کیس بند بھی تو کرنا ہے۔ آخر میں ہنستے ہوئے انہوں نے ان دونوں کو رخصت کیا۔ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے۔ وجدان گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا جبرائیل کی طرف مڑا۔ کیا ہوا؟ جبرائیل نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا، آنکھیں مندی ہوئی تھیں، ایک ہاتھ بالوں میں تھا۔ یہ سب صحیح نہیں لگ رہا۔ کیا غلط ہے اس میں؟ اس کو گرفتار کرو، بات ختم۔
इतना लंबा क्यों खींच रहे हो इस केस को तुम? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे कुछ गलत लग रहा है। इतनी जल्दी नई आईडी कैसे बन गई? अरे इतना मत सोचो, उसे गिरफ्तार करवाओ, हमारे पास सबूत है। नहीं, अभी नहीं। उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसने फोन पर वलिया को कॉल की। एक इंसान का बैकग्राउंड चेक करवाना है। विजदान टेक मास्टर था। किसी का बैकग्राउंड चेक हो या किसी को स्टॉक करना हो, वो सब कर लेता था। वैसे तो वो डार्क वेब पर काम करता था, लेकिन जिब्रेल भी उसे पैसे देकर अपना काम करवा लेता था। शॉर्टकट्स किसे नापसंद होते हैं? जिब्रेल फॉरेंसिक लैब में खड़ा था। उसके हाथ में एक बाल और पास ही आईडी कार्ड रखा था। दोनों का डीएनए मैच कर गया था। तुम्हें शक था कि किसी ने वो आईडी प्लांट की है, लेकिन देखो, कोई बाल तो प्लांट करने से रहा। हमारे पास एक और सबूत है। जिब्रेल और विजदान अपने डिपार्टमेंट में थे। सामने एक सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। एक सफेद वैन सड़क पर तेज रफ्तारी से भाग रही थी। रोकने के बावजूद नंबर प्लेट नजर नहीं आ रही थी, जैसे उसके ऊपर कुछ लगा हुआ हो। कातिल इतना अनाड़ी भी ना था। उनके पास एक और फाइल थी। एक तरफ वो डीएनए रिपोर्ट और दूसरी जानिब विलियम की फराहम करदा तमाम मालूमात मौजूद थीं। वो डॉक्टर था, एक इज्जतदार पेशा, शोहरतमंद पेशा, लेकिन इससे इतनी दौलत नहीं कमाई जा सकती, और फिर भी वो गैर मामूली दौलत का मालिक था। एक जैनेटर, एक डॉक्टर, दोनों एक ही अस्पताल में काम करते थे। दोनों के पास गैर मामूली दौलत थी। वो अपने ऑफिस में रॉकिंग चेयर पर बैठा सोचों में महफ था। वो अस्पताल किसी गैरकानूनी काम में मुलव्विस हो सकता है, इसी वजह से उन दोनों के पास इतनी दौलत थी, लेकिन अभी भी कोई ऐसी वजह तो नहीं थी जिसकी बिना पर उन्हें कत्ल किया जाए। बाहर बिजली कड़क रही थी। जिब्रेल की रिवॉल्विंग चेयर हिलना बंद हो गई थी। आंखें कहीं खला में देख रही थीं। वो शायद किसी गहरी सोच में महव था। वजदान कमरे में दाखिल हुआ और जिब्रेल के सामने बैठ गया। दूसरी तरफ बाहर बारिश और बिजली जोरों शोर से शोरोगुल मचा रही थी। जिब्राइल अचानक किसी आवाज पर चौंका, सर झटका। वजदान, तुम कब आए? मैं तो यहीं था, तुम यहां नहीं थे। क्या सोच रहे थे? जिब्राइल ने सर मसलता और सारा मामला उसे बता दिया। हो सकता है कि उसके पास कोई राज हो, या वो अब ताउन करने से इनकार कर रहा हो, और अगर ऐसा है तो और भी लोग मुलव्विस होंगे। हमें रेड मारनी चाहिए। जिब्राइल ने सब पुलिस के हवाले कर दिया और रेड की तैयारी शुरू हो गई। वो अपने केबिन में बैठा सोचों में गुम था। अभी अस्पताल में रेड हो रही होगी। शायद वो सील भी हो जाए और उसका अमला भी गिरफ्तार हो जाए। एक पेट अचानक सीधा हो बैठा, जैसे उसे करंट लगा हो। जिब्राइल था ज़हन फौरन सहरिश की तरफ गया। सहरिश एक मरीज के कमरे से बाहर निकल रही थी। उसने आज हल्के सब्ज रंग का सादा शलवार कमीज और सर पर दुपट्टा लिया हुआ था। ऊपर उसका डॉक्टर वाला कोट था। अचानक बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। सहरिश ठटक गई। वो खिड़की के पास आ खड़ी हुई। साथ ही दो और अमले के लोग भी थे। वो उलझनज़दा वहीं खड़ी रही। अफसरान अंदर दाखिल हुए और आहिस्ता आहिस्ता एक एक अमले को अपने साथ ले जाने लगे। वो भी खामोशी से उनके साथ बाहर चली गई। लोग तस्वीरें और वीडियोस बना रहे थे। बाहर कुछ रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। जिब्राइल ने अपनी वैन अस्पताल के दरवाजे के आगे रोक दी। वहां जाके उसे पता चला कि ऊपर वाला सारा अमला गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने फौरन फोन निकाला। सुर्ख बत्ती अंदर की तरफ इशारा कर रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ। सामने सहरिश खड़ी थी, जो किसी अफसर से बात कर रही थी। जिब्राइल तेजी से उस तक आया। जिब्राइल को देखते ही सहरिश के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी। पुलिस का नुमाइंदा वापस जाने के लिए मुड़ रहा था। जिब्राइल को देखकर मुस्कुराया और सर खम किया। जिब्राइल उसे उलझन की हालत में देखता रहा और सहरिश के करीब आ गया। आप ठीक हैं? जी, मुझे क्या होना था? जिब्राइल खामोश रहा। उसे शर्मिंदगी थी। उसे पहले ही सहरिश को बता देना चाहिए था। सहरिश ने उसके बाजू पर हाथ रखा, जैसे उसकी उलझन भांप ली हो। जिब्राइल, आप अपना काम कर रहे थे और मैं अपना। आप मेरे शौहर, मेरे मुहाफिज हैं, मगर मेरी सारी मुश्किलात आप अपने ऊपर नहीं ला सकते। कुछ मुश्किलात ऐसी होंगी जिनका मुझे खुद सामना करना पड़ेगा। वो आहिस्ता से आगे बढ़ गई। जिब्राइल ने गहरी सांस ली। वो सही तो कह रही थी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि वो उस पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करे। ये केस यहीं पर तमाम हुआ। रात को सहरिश ने जिब्राइल से पूछा, आपको कैसे पता था मुझे अमले के साथ थाने नहीं ले जाया गया? जिब्राइल ने गर्दन पर हाथ फेरते हुए इशारा किया। वो जो कीचेन है ना तुम्हारे बैग पर? जी, वो जो आपने दी थी? जी जी, इसमें ट्रैकर है।
झूठ वो बोल नहीं सकता था और सच बताने लायक न था। जी, उसने सोचा ही नहीं था। वो तो यही सोचती रही कि ये उसके लिए ख्याल और मोहब्बत का एक खास तोहफा है, मगर जब हकीकत खुली तो दिल को जरा सी मायूसी हुई। लेकिन फौरन ही उसने ये ख्याल झटक दिया, ये तोहफा नहीं, उसकी हिफाजत का वसीला था, और ये जानकर वो मुतमईन हुई कि जिब्राइल उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन जिब्राइल अपने घर के दफ्तर में बैठा एक सफ़ेद डायरी में कुछ लिख रहा था। वजदानी की कॉल मौसूल होने पर उसने फ़ोन कान से लगाया। हेलो। हाँ, मुझे क्या होना था? नहीं, अभी 1-2 दिन तक कोई केस नहीं लूँगा। हाँ ठीक है। साथ ही उसने फ़ोन रखा और वापस काम में मसरूफ़ हो गया। सफ़ेद डायरी को एक तरफ करते हुए उसने अब लैपटॉप निकाला और विलियम को कॉल की। मुझे तुम्हारी ईमेल मौसूल हो गई है। जिब्राइल ईमेल में कुछ देखता, एक खाली कागज पर साथ साथ कुछ लिखता जा रहा था। तुम्हें पक्का पता है तुम अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे? तुम्हें तो ये भी वक्त की बर्बादी लग रही थी, लेकिन खुद देखो, उसने जताने वाले अंदाज पे कहा। सबके अपने राज होते हैं जिब्राइल, मैं जानता हूं और उनके राजों के साथ उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन तब तक जब तक वो मेरे रास्ता में ना आए। संभल के रहना, विलियम ने कहा ही था कि फोन काट दिया। जिब्राइल अब पूरी तरह कागज के टुकड़े पर झुका हुआ था, फिर सीधा हुआ और उसका अच्छी तरह जायजा लिया। सहरिश अपनी वालदा की तरफ थी। अब वो अस्पताल में बहुत मसरूफ थी और वालदा का घर वहां से करीब था, तो उसने वहां रुकने पर इत्तेफाक किया जब तक नया अमला नहीं आ जाता। जिब्राइल ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाने का सोचा। जिब्रील घर से अपने स्याह लिबास में निकला। पहले वो अपनी बाइक पर सवार होकर एक मेडिकल स्टोर में दाखिल हुआ। वो पिछले दरवाजे से अंदर गया और सबकी नज़र से बचता बचाता वहां का भरपूर जायजा लिया। फिर वहीं से निकल गया। एक गोदाम, एक ग्रॉसरी स्टोर, एक मकान, सब जगह का बाद आखिर में वो एक और गोदाम में दाखिल हुआ। वो जगह बाकी जगहों के मुताबिक वीरान और फिजा अजीब थी। शायद रात हो गई है इसलिए कोई नहीं है। वो अंदर दाखिल हुआ। एहतियातन आहिस्ता कदमों से चीज़ों के पीछे छुपते छुपाते 3 कमरों का जायजा लिया। अचानक से उसने फ़ोन की थरथराहट महसूस की। वो सहरिश थी। बारीकी से जायजा लेते हुए उसने कॉल उठाई। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? जी, खाना खा लिया? अच्छा। आंटी कैसी हैं? हाँ, काम पर था। नहीं, ज़्यादा मसरूफ़ नहीं। आपका काम कैसा गया? अगला मंजर ने उसको जामिद कर दिया। अच्छा, ठीक है, बाद में बात करें। खुदा हाफिज। वो सामने आहिस्ता कदमों से आया। एक हाथ पस्तोल पर था। सामने रस्सियों में जकड़ा अली साहब थे। उसको लगता था शायद कोई सराग मिल जाए, लेकिन उसको वो खुद मिल गए। वो उन्हें जल्दी से हस्पताल ले आया। कोई तशद्दुद के आसार न थे, बस खून में कुछ नशा आवर दवाई थी जिससे सच उगलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो उन्हें अपना घर ले आया। अगले दिन सुबह को वो उन्हें उनके घर छोड़ाया। सबीहा बेगम की खुशी का ठिकाना न था। सहारिश काम पर थी। शाम को वापसी पर जब घर आई तो अपने वालिद को सेहतमंद खुशबाश देखकर आंखें भर आईं। उसने वो रात अपने वालिद के पास गुजारी, जबकि जिब्राइल सुबह होते ही काम पर चला गया था। काफ़ी चीज़ों का उसने अभी ध्यान रखना था। अगली सुबह सहारिश की गैर मौजूदगी में मामले की तह तक पहुंचने के लिए जिब्राइल अली साहब से मिलने गया। गाड़ी बाहर खड़ी की और वो अंदर की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा सुबिया बेगम ने खोला। जिब्राइल को देखकर ज़रा हैरान हुई। जिब्राइल बच्चे, बताया होता तो कुछ खाने को तैयार रखती। अंदर आ जाओ। सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने जगा दी। आंटी, मुझे अंकल से कुछ ज़रूरी काम था, आप तकल्लुफ़ न करें। अच्छा, ऊपर स्टडी में चले जाओ, मैं चाय ले आती हूँ। ये कहकर वो किचन की तरफ बढ़ गईं। जिब्रेल ऊपर स्टडी में दाखिल हुआ और अली साहब को उनकी गैर मौजूदगी में पेश आने वाले तमाम वाक़यात से आगाह किया। सब कुछ सुनने के बाद अली साहब ने पूछा, अच्छा, तुम्हें पता है मुझे अगवा किसने किया था? तुम्हारे कहने पर ही मैंने केस पुलिस तक नहीं लेकर गया। जिब्रेल ने नफ़ी में सर हिलाया। अभी मैं ठीक तरह तस्दीक करना चाहता हूं, आप परेशान ना हो। आप बताइए, आपके साथ वहां क्या हुआ था? अली साहब ने एक लंबी सांस ली। मुझे ज्यादा याद नहीं, मैं फोन पर बात कर रहा था कि एक वैन आकर रुकी और बस, उसके बाद कुछ खास याद नहीं। हाँ, इतना धुंधला सा पता है कि वहां एक शख्स की आंखें सब्ज थीं, अंधेरे में चमकती हुई सब्ज आंखें। ये कहते हुए अली साहब ने चाय का घूंट लिया। जिब्रेल का दिमाग इन्हीं अल्फाज में अटक गया।
अचानक सर में तेज दर्द की लहर उठी। आंखों के सामने मंजर चमका। अंधेरे में चमकती सब्ज आंखें, गूंजती हुई हंसी, बारिश और आंधी का शोर। जिब्राइल, जिब्राइल, कहाँ खो गए? अली साहब ने उसका कंधा झंझोड़ा। ट्रे में रखी चाय हल्की सी छलकी। जी कुछ नहीं। तबीयत ही है तुम्हारी? जी मैं चलता हूँ, आज बशीर का केस अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। वो उठ खड़ा हुआ, अली साहब से रुखसत ली और बाहर निकल गया। दूसरी तरफ सहरिश अपने अस्पताल के कमरे में काम में मसरूफ थी। वो उठी और रिसेप्शन की तरफ आई। वहां टीवी पर चलती एक खबर ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। रिपोर्टर जोरों शोर से कह रहा था, डॉक्टर बशीर मोहम्मद खान का केस आज अपने इख्तिताम पर पहुंच गया। वो सिटी अस्पताल के हेड और एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत समझे जाते थे, लेकिन हकीकत में वो एक दरिंदा सिफत शख्स था। अस्पताल के अंदर आज़ा की स्मगलिंग जैसे काम अंजाम दिए जा रहे थे, यहाँ तक कि अमले का बेशतर हिस्सा भी इस काम में शामिल था। इसके अलावा फारूक कत्ल केस में भी उन्हें मुजरिम करार दिया गया है। अदालत ने बिजली के जरिए मौत की सज़ा सुनाई है। रिपोर्टर अभी मजीद कह रहा था कि पीछे से किसी ने सहरिश को आवाज़ दी, जी आ रही हूं। वो फाइल रिसेप्शन पर रखकर उस तरफ बढ़ गई। जिब्रील का सामान कोर्ट ने उससे सज़ा दिलवाई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वो मंजर घूम रहा था। आज वो बहुत बोझल महसूस कर रहा था। जिब्रील की आंखों के सामने सहरिश का खफा चेहरा उभरा। जिब्रील, आप मुझ पर काबू नहीं पा सकते, सहरिश ने गुस्से भरे लहजे में कहा। मैं आपकी हिफाजत करना चाहता हूं। हिफाजत? ये कैसी हिफाजत है जिसमें मैं खुद को एक पिंजरे में बंद पा रही हूं? मैंने आपको पूरी छूट दी है, लेकिन कुछ मामलों में आपके लिए, आप मेरे लिए नहीं, सब अपने लिए कर रहे हैं। खुदा के लिए, मैं बच्ची नहीं हूं। सहरिश ने भारी हुई आवाज में कॉल काट दी। इसके बाद से सहरिश ने उसकी कॉल नहीं उठाई। जिब्रील को रिश्ता निभाना नहीं आता था। वो रिश्तों से दूर भागता था। लेकिन आखिर में जब वो किसी रिश्ते में दाखिल भी हुआ तो अगले इंसान के लिए मुश्किल के सिवा कुछ नहीं पैदा किया उसने। ये उसका ख्याल था। जिब्रील ही था जिसने विलियम से काफ़ी लोगों के बारे में मालूमात इकट्ठा करने को कहा था। उनमें काफ़ी करीबी था, रकीब था, यहाँ तक कि अजनबी भी था। उनकी खुफिया जायदाद में से वो गोदाम भी एक था। जिब्राइल को पता था वो गोदाम किसका था, लेकिन इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर रहा था। वो आज रात वापस अली साहब की तरफ गया। सामने ही एक भूली आंखों वाला शख्स था जिसने जिब्राइल को गले लगा लिया। वो आयान साहब थे, सहरिश के चचा और उस गोदाम के मालिक। ये एक तफ्तीश थी जिसमें अपनी ही जिंदगी की तफ्तीश करनी पड़ रही थी। वो सब खाने की मेज पर बैठे खाना खाने में मसरूफ थे। सहरिश का पूरा खानदान वहीं मौजूद था। चहमगोइयों और कहकहों की आवाज़ों के साथ कांटे चम्मच के खड़खड़ की आवाज़ें मिल रही थीं। जिब्राइल अपने ख्यालों में गुम अभी भी सारे मामले में उलझा हुआ था। उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी मसला कर रही थी। उसका ज़हनी सुकून भी अजीब तरह से बोझल और बिखरा हुआ था, और उसकी कारोबारी ज़िंदगी भी बहुत मुतासिर हो रही थी। कुछ भी सही नहीं जा रहा था। जिब्राइल ने खाने से सर उठाकर सहरिश को देखा। सहरिश ने एक बार भी उसकी तरफ नज़र नहीं डाली थी। वो अभी भी अपने चचाजाद के साथ बातों में मसरूफ़ थी। जिब्राइल ने एक ठंडी आह भरी। जिब्राइल को अचानक दौराने खाना एक कॉल मौसूल हुई। उसने माजरत करते हुए फ़ोन उठाया। अच्छा ठीक है, बस इतना कहा और इजाज़त तलब करता हुआ सहरिश को साथ लेकर घर चला गया। पूरा रास्ता सहरिश खामोशी रही। घर पहुंचकर दोनों सोने के लिए कमरे में चले गए। जिब्राइल में इतनी तवानाई नहीं थी कि उसे मनाता, और ना ही सहरिश में इतनी हिम्मत थी कि वो उससे झगड़ती। सुबह को सहरिश किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। जिब्राइल पीछे से आया और उसे गले लगा लिया। सहरिश वैसे ही काम में मसरूफ़ रही। अभी तक नाराज़ हैं? सामने से कोई जवाब ना आया। अच्छा सुनो, अब भी जवाब नदारद। उसके हाथ से चमचा लेते हुए जिब्राइल ने चूल्हा बंद किया और उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। आई एम सॉरी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, यूं खुद को मुसल्लत नहीं करना चाहिए था। सहरिश ने उसकी तरफ देखा और हल्के तंज में बोली, चलें, शुक्र है आपको एहसास तो हुआ कि गलती आप ही की थी। कहा ना सॉरी, लेकिन कीचेन अपने पास ही रखना। सहरिश ने हल्की खफगी भरी आंखों से उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। अचानक फिर से उसे एक कॉल मौसूल हुई। सहरिश ने नाश्ता मेज पर लगाया। जिब्रील तेजी से अंदर की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, काम है जान। जिब्रील उसे गले लगाता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया। नाश्ता बाद में। वो चीखता हुआ बाहर निकल गया। रुकें। सहरिश ने जल्दी से खाना पैक किया और उसके हाथ में थमा दिया।
जिब्रील अपने काम पर पहुंच गया। वो एक कत्ल गाह पर था। मकतूल को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और साथ ही उसकी टांग भी बुरी तरह ज़ाया कर दी गई थी। वहाँ वही कार्ड भी मौजूद था जो पहली कत्ल गाह पर मिला था। कातिल अनाड़ी नहीं था, वो इंतहाई ज़हीन और सफ़ाक इंसान था।